हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय यस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट 6 को लेकर आए हैं। आपको पार्ट 5 में बताया गया था कि भारत की भौतिक संरचना के आधार पर जो उनका विभाजन हुआ था, मुख्यतः 6 रूपों में हुआ था। उन्हीं 6 रूपों में से हम पहले रूप की बात कर लिए थे कि हिमालय में जो हिमालय का विभाजन हुआ है 2 रूपों में, एक उत्तर से दक्षिण के आधार पर और एक पश्चिम से पूरब के आधार पर हिमालय का विभाजन हुआ था। उनको हम लोग 2 वीडियो में देखे। आज अब अगले टॉपिक पे अर्थात आज हम मुख्यतः बात करेंगे आपके मैदानी क्षेत्र में। आपको बताया गया था कि उससे पहले वीडियो में कि मैदान को भी 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी तट का मैदान और दक्षिणी तट का मैदान। पठार को भी बताया गया था और फिर आगे बताया गया आपको रेगिस्तान, फिर आपका मैदानी क्षेत्र, इस प्रकार। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे मुख्यतः उत्तरी मैदान के बारे में। तो उत्तरी मैदान के बारे में जानने से पहले कुछ चीजों को हम पहले ही जान लेते हैं कि कुछ ऐसे भाग होते हैं जो कि जानना अति आवश्यक होता है। जैसे अगर बात किया जाए कि एक बार बताया जा चुका है कि अगर बात किया जाए कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो प्रायद्वीप ऐसे भाग को कहते हैं जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से घिरा हो, ऐसे भाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। तो प्रायद्वीप में आपका दक्षिण भारत आता है। दक्षिण भारत अर्थात आपको बताया गया है कि विंध्याचल पर्वत जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरी है, विंध्याचल पर्वत, इस विंध्याचल पर्वत के दक्षिण वाले भाग को दक्षिण भारत और उसके उत्तर वाले भाग को उत्तर भारत कहा जाता है। इसी दक्षिण भारत को एक नाम और है इसका, और वह नाम है प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत किस भारत को कहते हैं? दक्षिण भारत कहते हैं। तो प्रायद्वीप ऐसे भाग जिसका 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से घिरा हो। इसका 3 तरफ, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी, दूसरे तरफ है इसके पश्चिमी तट पे आपका अरब सागर और इसके दक्षिण में हिंद महासागर। इस प्रकार भारत का दक्षिणी हिस्सा मुख्यतः 3 तरफ जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। अब दूसरा बात होता है द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप ऐसे स्थलीय भाग जिसके चारों तरफ जल, उसे द्वीप कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप, जो कि विश्व में भी उसका स्थान है, वह द्वीप भी चारों तरफ जल से घिरा है। अब कुछ लोग यह कंफ्यूज होते हैं कि द्वीप तो उसे कहते हैं जो जल से घिरा हो, फिर डेल्टा किसे कहते हैं। आपसे अगर बात किया जाए कि द्वीप, जैसे मैं बोलूं कि अगर द्वीप की बात किया जाए तो आप द्वीप क्या कहोगे? जैसे अंडमान निकोबार में आपको बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या 204 है। बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या 204 है और इधर अरब सागर में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है? 43 है, जिसमें आपको बताया गया है कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। अगर इस प्रकार बात किया जाए तो जो आपका अंडमान निकोबार है, इस प्रकार अंडमान निकोबार का ये भाग है, तो इस प्रकार ये चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है, तो इसे द्वीप कहते हैं। जब इसे द्वीप कहते हैं, फिर डेल्टा किसे कहते हैं? अब बात होता है कि डेल्टा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि द्वीप और डेल्टा में क्या डिफरेंस है। डेल्टा भी उसी भाग को कहते हैं जिसके चारों तरफ जल हो, और द्वीप भी उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ जल हो, लेकिन इन दोनों में अंतर है। द्वीप मुख्यतः ऐसे स्थान पे होते हैं जहां पर नदियां प्रायः नहीं बहती हैं, उनके चारों तरफ जल पहले से ही उपस्थित होता है। और डेल्टा ऐसे स्थानों पे बनते हैं जहां पर नदियां किसी एक स्थल से होते हुए आते हैं और वह जब किसी जल वाले स्थान में प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार वह पानी अपने किनारों से होकर गुजरते हैं और चारों तरफ मिट्टी का गाद छोड़ देते हैं। इस जो बीच में मिट्टी का गाद छोड़ते हैं वही आपका कहलाता है डेल्टा। जैसे विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा जो कि कहाँ है? इस पश्चिम बंगाल के दक्षिण में और भारत के पूर्वी तट पे, ये क्या है? सुंदरवन डेल्टा। तो डेल्टा किसे कहते हैं? यहाँ सुंदरवन डेल्टा किससे बना हुआ है? सुंदरवन डेल्टा आपको जस्ट अगले वीडियो में बताया जाएगा नदी में कि ब्रह्मपुत्र और जो गंगा
तीनों मिलती है तो उसका नाम, दोनों मिलती है उसका नाम जमुना होता है। उसी के कारण बना है सुंदरबन डेल्टा। और होता क्या है, जब नदियां, वह जमुना नदी जब आती है तो वो एक इधर से इधर और इधर मुड़ जाती है और बीच में इस प्रकार यह मिट्टी बस जाता है और इसी मिट्टी वाले स्थान को क्या बोला जाता है, डेल्टा बोला जाता है। जबकि आपका जो द्वीप होता है वह किसी नदियों द्वारा नहीं बना है, जबकि वह पहले से ही किसी जल में ऊंचा उठा हुआ भाग वह द्वीप बना हुआ है। जबकि डेल्टा किसी नदियों के द्वारा, नदी जब चलती है तो बीच में इस प्रकार मुड़ जाती है और बीच में मिट्टी का स्थल बन जाता है और वहां पे टोटल बालू का गाद जमा हो जाता है, वह डेल्टा हो जाता है। डेल्टा और द्वीप समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं, एक बात होता है झील किसे कहते हैं। झील ऐसे जल वाले स्थान जहां पर नदियां आके अपने जल को एकत्रित करती हैं, उस स्थल पर जैसे अगर देखा जाए कि दो नदियां इधर से आई, एक नदी इधर से आई, एक नदी इधर से आई, किसी स्थल में अपने पानी को यहाँ जमा करती है। किसी समुद्र या सागर में नहीं, किसी स्थल में ही दो या दो से अधिक नदियां आके किसी एक स्थल में ही अपने पानी को वहां एकत्रित करे या जमा करे, उसे झील कहा जाता है। तो आपका झील क्या कहा जाता है, झील किसे कहते हैं, जहां पर दो या दो से अधिक नदियां या कोई भी नदी किसी एक स्थल में जाके अपने पानी को वहां पे क्या करे, वह जमा करता है, वह क्या हो जाता है, झील हो जाता है। और वह पानी जो है ऊपर से ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है तो उस प्रकार झरना बनता है। तो झील क्या होता है, झील का पानी अंदर एकदम समाहित हो जाता है, विलुप्त हो जाता है और वह दिखता भी नहीं है। तो इस प्रकार नदियों से पानी आती है और किसी स्थल में प्रवेश करके एकदम अंदर पाताल को चली जाती है, वह होता है आपका झील। अब बात किया जाए कि घाटी किसे कहते हैं, तो घाटी की अगर बात किया जाए तो घाटी की बात किया जाए, पर्वत या पहाड़ी, ये आपका जो पहाड़ी होता है, इस पहाड़ी के बीच वाले स्थल को घाटी कहा जाता है। पहाड़ी के बीच वाले, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है और ये पहाड़ी है, पहाड़ी के बीच जो समतल भूभाग होगा, एक पहाड़ी उठा और दूसरा पहाड़ी उठा और उसके बीच में जो समतल भाग होगा वही क्या कहलाता है, आपका घाटी। जैसे इधर दिख रहा होगा कि इधर पहाड़ी है और इधर पहाड़ी है, इस पहाड़ी के बीच में एक समतल मैदान है जिसको घाटी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ घाटी किसे कहते हैं आपको समझा गया होगा, झील किसे कहते हैं वो भी समझा गया होगा। अब बात किया जाए कि वितरिकाएं किसे कहते हैं। वितरिकाएं, जब नदियां किसी स्थान पे पहुंचकर अत्यधिक धाराओं में बढ़ जाती हैं, या कभी कभी आप देखते हो कि अगर आपके मैदानी भाग पे अर्थात खेतों में जब पानी जाता है तो पानी को जाने का कुछ अलग अलग स्थान अपना मार्ग खोजती है और उस अलग अलग मार्ग से वो जाती है। बीच बीच में वो मिट्टी का अलग अलग भाग बीच बीच बचा रह जाता है। इस प्रकार जो जल वो कई स्थानों में बढ़ जाती है, उस कई स्थानों में बढ़ने को ही वितरिकाएं कहते हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि अगर ये नदी है, नदी आई, इसके ऐसे इधर बढ़ गई, प्लस इधर बढ़ गई, फिर इधर बढ़ गई और फिर इधर भी बढ़ गई, ऐसे ही, तो इसको क्या बोला जाता है, वितरिका बोला जाता है। जब नदियां किसी स्थान पर कई भागों में बढ़ जाती हैं तो उसे वितरिका कहते हैं। तो वितरिका भी आपको समझ आ गया होगा। एक बात करते हैं कि जल संधि किसे कहते हैं। यहां पे कुछ बनाना चाहिए, स्थल संधि। स्थल संधि ऐसा भूभाग जो दो अन्य भूभागों को जोड़ता हो उसे स्थल संधि कहते हैं। जैसे इधर अगर इसके चारों तरफ जल हो, इसके चारों तरफ जल हो और फिर इधर जाके बीच में सकरा हुआ हो, फिर कोई एक नया देश या कोई नया भूभाग बना हो, तो इस जो बीच में सकरे वाले स्थान को ही स्थल संधि बोला जाता है। एक स्थल बड़ा सा इधर है और बीच में जाके वो सकरा हुआ है, फिर जाके वो फैला है, जहां पे वह सकरा होता है उसी को बोला जाता है स्थल, क्योंकि वहां पर भी स्थल है इसलिए स्थल संधि बोला जाता है। इसी प्रकार जल संधि किससे कहते हैं, जहां पर दो अन्य दिशाओं के जल एक जगह मिलते हैं उसे जल संधि बोला जाता है।
जैसे अगर बात किया जाए कि अगर श्रीलंका है और इधर है हिंद महासागर और इधर है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, जिस स्थान पे दोनों के जल मिलते हैं उसे जल संधि बोला जाता है। तो जल संधि भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर बात किया जाए कि भारत की उत्तरी मैदान, अगर भारत में मैदानों की बात किया जाए तो आपको बताया गया है कि भारत में मैदान के कुल भूभाग 43% है। मैदान पूरे भारत में मैदान का स्थान 43% है, या आप कह सकते हो कि पूरे 43% भाग पर मैदान है और पर्वत और पहाड़ी। तो इस पर्वत और पहाड़ी में अगर हम बात करें कि पर्वत और पहाड़ी की बात करें अगर, तो पर्वत होता है आपका 10.7% भाग पर पर्वत है और 18.6% भाग पर पहाड़ी है। 10.6% भाग पर पर्वत है और 18.6% भाग पर पहाड़ी है और 43% भाग पर मैदान है और 27.7% भाग पर पठार है। इस प्रकार भारत का स्थल इतने रूपों में बटा हुआ है कि 18.6% भाग पर आपका पहाड़ी होगा, 18.3% भाग पर। आगे बात किया जाए कि जो आपका ये उत्तरी मैदान की बात किया जाए, उत्तरी मैदान कहां से कहां विस्तृत है। अगर इससे पहले हम बात करें कि मैदान किसको कहते हैं, मैदान कैसे बना हुआ है, तो मैदान नदियों के द्वारा किसी विशेष स्थानों में फैलकर अपने से मिट्टी के गाद को जमा करती है, तो उनके द्वारा जो भूभाग बनता है उसे मैदान कहते हैं। मैदान किसे कहते हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, झेलम नदी, इधर ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी, इन विभिन्न नदियों के द्वारा अपने विभिन्न स्थानों में फैलकर मिट्टी के गाद को जमा करती हैं, तो उनके द्वारा एक भूभाग बनता है जिसे मैदान कहा जाता है। तो मैदान मुख्यतः नदियों के द्वारा बनता है। इस प्रकार अगर मैदान नदियों के द्वारा बनता है तो उस पर भी जो है कुछ मैदानों के कुछ अलग अलग भाग होते हैं। मैदानों के जो कुछ अलग अलग भाग होते हैं उसमें अगर हम बात करें कि जब नदियां किसी एक स्थान से चलती हैं, अर्थात नदियों का निर्माण हजारों वर्ष से जमे हुए बर्फों के द्वारा होती है, और जब बर्फ पिघलती है तो उस जहां से बर्फ पिघलती है उसे ग्लेशियर कहा जाता है। आपको बताया गया है कि ग्लेशियर किसे कहा जाता है, सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी कुल चौड़ाई 72 किलोमीटर है, जो कि वहां पर सिंधु नदी केटू के पास है तो सियाचिन ग्लेशियर। तो बर्फ का ऐसा स्थान जहां से बर्फ जल का रूप धारण करती है उसे ग्लेशियर कहते हैं, और उन्हीं जल के द्वारा नदियों का निर्माण होता है। और नदियों के निर्माण जब नदियां चलती हैं तो इस प्रकार उनके द्वारा विशेष प्रकार के भूभाग बनते हैं। कुछ भूभाग पर कृषि होती है और कुछ प्रकार के भूभाग पर कृषि नहीं होती है। इस प्रकार जो अलग अलग भूभाग बनते हैं उनको अगर बात किया जाए कि भारत में भौतिक आकृतियों के भिन्नता के आधार पर मैदान को भी अगर बात करें कि उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, तो उत्तरी मैदान को भी 7 भागों में बांटा गया है। और इस उत्तरी मैदान का विस्तृत कहां से कहां तक है, तो बात किया जाए उत्तरी मैदान का विस्तार सिंधु नदी से लेकर इस ब्रह्मपुत्र नदी के बीच की कुल लंबाई में वह 32 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। तो उत्तरी मैदान सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक कुल 32 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, और लगभग इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। 150 से 300 किलोमीटर
चौड़ाई तक फैला है और इसकी लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर है। लेकिन इसकी लंबाई पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते के क्रम में सकरा होता जाता है। तो सबसे कम अगर बात किया जाए, सबसे कम चौड़ाई किस स्थान पे है, सबसे कम चौड़ाई असम में है और असम में उसकी चौड़ाई 90 से 100 किलोमीटर तक रेंज में ही चौड़ा है। फिर इधर आके फैल जाती है। तो इधर पश्चिम से जब पूरब की ओर बढ़ते धीरे धीरे सकरा होती जाती है, तो सबसे कम जो है, सबसे कम फैला हुआ 90 से 100 किलोमीटर के बीच फैला हुआ भाग क्या है, असम है। असम में सबसे कम मैदान फैला हुआ, उत्तरी मैदान सबसे कम फैला हुआ है। और मैदान की लगभग चौड़ाई अगर देखा जाए एक एवरेज, तो 150 से 300 किलोमीटर तक उसकी चौड़ाई है और लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर लंबाई में वह फैला हुआ है। इस प्रकार उत्तरी मैदान में जब नदियां चलती हैं तो विशेष प्रकार के भूभाग तैयार करती हैं। और वह विशेष प्रकार के भूभाग क्या होते हैं, आइए उनको देखा जाए। एक होता है भाबर, एक होता है तराई, दूसरा होता है जलोढ़ और तीसरा रेह या कल्लर, चौथा रेह या कल्लर और पांचवा भोड़ और छठवें की बात किया जाए तो डेल्टा और सातवां बात किया जाए शंकु। इस प्रकार उत्तरी मैदान की भौतिक आकृतियों के आधार पर भी उत्तरी मैदान को 7 भागों में बांटा गया है। तो 7 भागों में बांटा गया उत्तरी मैदान को और इस उत्तरी मैदान का पूरा विस्तृत 7 लाख किलो वर्ग मीटर में है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है उत्तरी मैदान का विस्तार। इस उत्तरी मैदान का विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है और 3200 किलोमीटर उसकी लंबाई है। लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। और सबसे कम चौड़ाई इसकी असम में है, 90 से 100। यहाँ क्या है, असम। असम में सबसे कम चौड़ा है, 90 से 100 किलोमीटर है। अब अगर बात किया जाए कि जब इस प्रकार से ग्लेशियर से जब जल चलता है तो उसी जो जल के मार्ग को नदी बोला जाता है और नदी जो चलती है तो इस प्रकार विशेष प्रकार के भूभाग का निर्माण करती है। जब नदियां चलती है तो कुछ स्थानों पर क्या होती है कि विभिन्न पर्वतों से टकरा टकरा के पर्वतों को तोड़ के और पर्वतों के टुकड़े को लेकर चलती हैं। जब पर्वत के टुकड़े जल नदियों के साथ चलती हैं, इस प्रकार जब गत करेंगी, जब गत करती हैं तो विभिन्न आकृतियों में रहती हैं, लेकिन गत करते करते उनकी आकृति गोल आकृति हो जाती है। इसीलिए आपको विभिन्न नदियों के तट पे पत्थर जो मिलेंगे वो गोल ही पत्थर होते हैं। गोल पत्थर होने का कारण यह होता है कि जब नदियां अत्यधिक फोर्स के साथ किसी पहाड़ से टकराती हैं तो उस पहाड़ को तोड़ती हैं और उस पहाड़ को तोड़ के उस टुकड़े को अपने साथ जब लेकर चलती हैं तो टुकड़े भी कई टुकड़े में टूटते हैं और वह टुकड़े जब जल के साथ, जल के फोर्स के साथ जब गत करती हैं तो विभिन्न प्रकार से गत करते 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 और उनकी आकृति जो विभिन्न प्रकार की होती है और पूरी आकृति गोल आकृति में बन जाती है। क्योंकि आप जानते हो कि सबसे कोई भी वस्तु सदैव गोल ही रहना चाहती है, क्योंकि गोल आकृति जो है सबसे कम क्षेत्रफल ग्रहण करता है, सबसे कम क्षेत्रफल ग्रहण करता है। तो जो विभिन्न प्रकार के पत्थर होते हैं वो अभी कई किलोमीटर तक गत करते करते वह घिसकर गोल आकृति के बन जाते हैं। इसलिए आपको नदियों के किनारे जो पत्थर मिलते हैं वह गोल ही पत्थर होते हैं। तो इस प्रकार जब पत्थर किसी स्थान पर, वो जो नदियों के द्वारा लाए गए पत्थर गोल गोल टुकड़े के पत्थर होते हैं, जिस स्थान पे जमा करता है अर्थात वहां से पानी, पत्थर ऊपर रह जाता है और पानी जमीन के अंदर प्रवेश कर जाता है, अर्थात वहां से आपको जल नहीं दिखता है बल्कि ऊपर पत्थर के टुकड़े ही दिखते हैं और जल उसके अंदर, किसी किसी स्थान में जल उसके अंदर, जल स्थल के अंदर प्रवेश करते हैं और किसी स्थान पे वो चलते ऊपर से ही चलते रहते हैं। तो जब जल किसी स्थल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहां पे जो अपने साथ लाए हुए पत्थर के ढेर को जमा कर देते हैं, तो उस पत्थर के ढेर वाले जमा वाले स्थान को बोला जाता है भाबर, जिसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर होती है, अर्थात यह सिंधु और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। तो भाबर किसे कहा जाता है? भाबर ऐसे स्थल को जहां पर नदियां अपने साथ लाए हुए पत्थर के टुकड़े को
छोड़कर ऊपर छोड़कर वो स्थल के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। जैसे आप मिर्जापुर में जाएंगे तो वहां पर भी कहीं अलग अलग झील है, तो अलग अलग झीलों में आपको पहाड़ी के नीचे पानी रस कर आता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसी ही पानी जो है, ऐसा ही जल अपने साथ जो लाए हुए पत्थर को एक जगह जमा कर देती है और उसके अंदर वो प्रवेश करके और किसी विशेष स्थान पर निकलती है। तो भाबर उस स्थान को कहते हैं जहां पर नदियों द्वारा लाए गए छोटे छोटे पत्थरों को जमा करके और भूभाग के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो उसे उस स्थान को भाबर बोला जाता है और वहां पे कोई कृषि का कार्य नहीं होता है। अगर बात किया जाए, जब नदियां भूभाग में प्रवेश करती हैं तो किसी विशेष स्थान पे जाके वह निकलती हैं। जिस विशेष स्थान पे जाके निकलती हैं उसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। और जब वो अंदर से पानी निकलेगी तो वहां दलदल होने की भी संभावना रहती है, उसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। ये देखिए, ये क्या है आपका तराई क्षेत्र। जब नदियां जमीन के अंदर प्रवेश करती हैं, कुछ दूर अंदर ही चलती हैं और फिर अंदर से फिर जब वह जमीन के ऊपर आती है तो उस भारे भाग को तराई क्षेत्र कहा जाता है। इस भाबर वाले भाग जो है, यहाँ पत्थर होने का कृषि योग्य या नहीं होता है, कृषि योग्य नहीं होता है। और यहाँ जो तराई क्षेत्र होती है वहां पानी जल के स्थल के ऊपर आ जाता है और वहां किसी किसी स्थान पे भी दलदल होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि जल उसके अंदर से निकलता है। तो दलदल, इसकी चौड़ाई लगभग 15 से 30 किलोमीटर तक चौड़ाई में यह फैलती है। अगर अब बात किया जाए कि खादर की, तो आप बात करें कि तराई के बाद होगा, तीसरा हुआ जलोढ़ मिट्टी। जब मैदान किसी स्थल में बाढ़, अत्यधिक पानी के बाढ़ के कारण किसी स्थल में अपने पानी को लेकर जाके फैलाती है, फिर वापस लेकर चली जाती है। जब अपने जल को किसी विशेष मैदान में फैलाएगी तो वहां उसके अंदर जो जमे हुए बालू के तलछट वह उस मैदान के स्थान में जाके फैल जाएगी और वहां पर कृषि की योग्य उपजाऊ जमीन को बना देगी। तो उस वाले स्थान को खादर कहा जाता है। अर्थात जलोढ़ ऐसे समतल भाग को कहते हैं जहां नदियां फैलती हैं। तो जलोढ़ में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। खादर ऐसे जलोढ़ वाले स्थान को कहते हैं, ऐसे भूभाग को कहते हैं जहां नदियां बाढ़ के समय अर्थात हर साल वहां पे बाढ़ के कारण नदियां अपनी पानी को स्थल वाले भाग में ले जाती हैं और वहां पे विभिन्न स्थानों पर अपने तलछट को जमा करके फिर वापस लेकर आती है और वहां वह स्थान कृषि योग्य अत्यधिक होता है, उसे खादर कहा जाता है। बांगर उस स्थान को कहा जाता है जो पहले नदियों के द्वारा लाए गए जल को विभिन्न स्थानों पर पानी को फैलाई, लेकिन अब वह स्थल अत्यधिक ऊंचा हो जाने के कारण अब जो है पानी वहां तक नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण उसका उपजाऊपन बहुत ही कम हो जाता है। उस वाले स्थान को खादर कहा जाता है। वह नदियों से काफी दूर होती है, जिसके कारण बहाव में भी बाढ़ में भी पानी नहीं पहुंच पाती है, तो उसे खादर कहा जाता है। इस प्रकार जलोढ़ मिट्टी भी दो भागों में बांटी गई है। अब अगर बात किया जाए रेह या कल्लर किसे कहते हैं? रेह या कल्लर उस बांगर के स्थल को ही रेह या कल्लर कहा जाता है जहां पर जो है मिट्टी अत्यधिक सफेद हो जाती है, अर्थात अत्यधिक सिंचाई योग्य मिट्टी रहती है, लेकिन वहां सिंचाई की कमी होने के कारण मिट्टी अत्यधिक सफेद हो जाती है। तो उस वाले स्थान को रेह या कल्लर कहा जाता है। तो रेह या कल्लर कहा किसे कहता है? बांगर में ही रेह या कल्लर होता है। इसी रेह या कल्लर में ऐसे भाग को जहां पर सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता होती है, लेकिन पानी की कमी होने के कारण वह मिट्टी अत्यधिक सूखा नमकीन हो जाता है, उससे वाले भाग को रेह या कल्लर कहा जाता है। अगर बात किया जाए कि भुड़ किसे कहा जाता है? भुड़ ऐसे स्थल को कहा जाता है जहां पर नदियों के द्वारा अपने साथ लाए हुए बालू तथा कंकड़ को विशेष मैदान में फैला देती है और उसके उपजाऊपन को नष्ट कर देती है। ऐसे भाग को भुड़ कहा जाता है। तो भुड़ किसे कहा जाता है? भुड़ उस स्थल को जहां पर नदियों के द्वारा
लाए हुए बालू कंकड़ को किसी विशेष स्थल पे जाके फैला देती हैं और वहां पे बालू तथा कंकड़ के फैल जाने के कारण उसकी उपजाऊपन नष्ट हो जाती है। तो उस स्थल को भूड़ कहा जाता है। यह स्पेशली यूपी के बिजनौर क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगर अब बात किया जाए कि डेल्टा, तो डेल्टा आपको बताया गया है कि जब नदियां किसी सागर में या महासागर में जाके मिलती हैं तो वह विशेष प्रकार के मिट्टी का गाद छोड़ के उसके किनारों से निकल जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। अब बात किया जाए शंकु, शंकु किसे कहा जाता है? शंकु की अगर बात किया जाए, शंकु उस भाग को कहते हैं जहां पर मिट्टियां क्या होती हैं कि डेल्टा के जैसे ही रहती हैं लेकिन वह ऊंचे ऊंचे स्थल पे होती हैं। शंकु उस वाले भाग को कहते हैं जहां पर मिट्टी का भाग ऊंचा रहता है और वहां उसके किनारों से भी आपके नदियां बहती हैं लेकिन उसका क्षेत्र उपजाऊ बहुत कम होता है, तो ऐसे भाग को शंकु कहा जाता है। यह आपको बिहार के गंडक और कोसी तथा झारखंड के महानदी तीस्ता नदी के भूभाग पर शंकु स्थल देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ तक ये विभिन्न प्रकार के भूभाग सुनाए होंगे। अगर बात किया जाए कि पठार की, कि पठार किसे कहा जाता है? पठार, तो पठार ऐसा भूभाग जो कि पहाड़ी के ऊपर स्थित हो, उसी पठार कहते हैं, जो सामान्य धरातल से ऊंचा हो।